अविनाश राजवंश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार राज्यों का और कमांड कोविड सेंटरों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने अपने मन में ठान लिया है कि जब तक वो कोरोना को नहीं हराएंगे तब तक वो रुकेंगे नहीं और लगातार उनका प्रयास जारी है। जिस प्रकार से शनिवार को वो सफाई पहुंचे, उसके बाद कानपुर, उसी प्रकार से आज रविवार वाले दिन भी वो लगातार अपने काम में लगे हुए हैं। वो सबसे पहले झांसी पहुंचे और उन्होंने कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। साथ में उन्होंने वहां पे गढ़बहू गांव में जाकर के भी लोगों का हाल चाल लिया। अभी कुछ ही देर में वो प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं झांसी में। आइए आपको सीधे वही लिए चलते हैं। उसको आप लोग यहाँ पे नहीं कैच कर रहे हैं। वहाँ सीसीटीवी कैमरे वहाँ नहीं लगाए गए लगाएंगे सर। ये सब जो हमारी हॉस्पिटल है सर, उनके डेढ़ घंटे को लेकर के इस हॉस्पिटल में जो है वो और लेकर सर ये तो मेडिकल है सर। कितनी बार इसको अपलोड किया जाता है? सर वन टाइम है सर, वन टाइम 24 घंटे में एक पैक नहीं सर, प्रति घंटे में सर, सेक्टर घंटे आप इसको ये सब चार मेन टाइम है और 6 हंटिंग टाइम। तो सब डॉक्टर हैं क्या? नहीं ठीक है, ये कर रहे होंगे, लेकिन अगर उसको किसी प्रकार की कोई कंसल्टेशन की आवश्यकता है सर, हमारे तो हमें डॉक्टर से बात करवानी चाहिए। नमस्कार सर। सर अब इस गेट के साथ आप देख लें सर। आज मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। हमारी प्रेजेंटेशन तीनों जनपदों के संबंध में हमारे दोनों जनपद ललितपुर और झांसी, सॉरी ललितपुर एवं जालौन सर, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस समय जुड़े हुए हैं। जब हम झांसी मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी और हमारे वरिष्ठ चिकित्सा बहुत कम मिल रहे हैं, जो लगभग 600-700 ललितपुर और जालौन में मिला करते थे, और एक बार झांसी आप लोग यहाँ पे आप हैं और सुंदर कितने वोट से जीते हैं? 94 वोट से। बहुत सुंदर, पहली बार जीते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर है, बधाई आपको। एक तो दूसरा, बैठे यहाँ बैठे, आप थोड़ा आगे आके बता दीजिए, आराम से बताइए ना। निगरानी समिति ने किया था, हाँ तो जो घर वाले वो भी मिले, संक्रमित वाले, उन लोग को दवाइयाँ दिलवाई। इस गांव में कितने लोगों को दवा दी? 9 लोगों को दी। 9 लोगों को दी। उनका एंटीजन टेस्ट हुआ, जी कोई पॉजिटिव निकला? और सुंदर, लेकिन आपने सबको दवा दे दी, अब सबकी स्थिति ठीक है। उनका हालचाल लेते हैं, इसकी सूची आप लोग वहाँ पे, और फिर उन लोगों को टेलीफोन से डॉक्टर बात करता है। तो मैं काम करिए, उसका सफाई का काम, गांव को पूरा साफ सफाई रखिए। जिन घरों में बुखार के भी लोग रोगी आए हैं उनको सैनिटाइज वगैरह भी करवाइए, ठीक है? बहुत अच्छा काम आप
लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर, ऐसे मेहनत से काम करिए, पूरे गांव को अपने गांव में लगाइए, कोरोना मुक्त गांव। ठीक है ना, एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि हमारे गांव में कोई कोरोना रोगी नहीं, और कोई भी व्यक्ति आता उसकी जांच जरूर करवाए। सभी लोग काम करें। जी आइए, वेलनेस सेंटर पर रुकेंगे। वेलनेस सेंटर है बगल में। हाँ वहाँ आइए आइए, फिर लंच पे भी आना। यहाँ पे क्या क्या काम होता है आप लोग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्यों नहीं? गाँव की घटना है सबकी, और मेन गाँव मतलब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी व्यवस्था दी है। कोई व्यक्ति आता है तो उसको भी देखना चाहिए, सभी को रखना चाहिए। कितने लोगों को वैक्सीन दिया आप तक? 14 केवल 14? तो इसको लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। मेडिसिन देते हैं और जो भी समस्या होती है उनका निराकरण अपना भेज लोगों को आपने लोग आते रहते हैं, दवाई वगैरह है? जी सर, दवाइयाँ तो मेडिसिन किट वगैरह बनाई गई? मेडिसिन किट है अपने पास, कोविड की भी किट हो गई। निगरानी समिति को बांटी, निगरानी समिति के माध्यम से सर उन्हीं के माध्यम से के खिलाफ देश की जिस लड़ाई में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश अपने जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक टीम, हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स और जनता जनार्दन के सहयोग से मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रही है और उसके परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में, सेकेंड वेव के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा समस्याग्रस्त प्रदेश बन जाएगा और 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच उत्तर प्रदेश में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे। उत्तर प्रदेश ने सफलतापूर्वक इसको फेस किया और ये समस्या नहीं आने दी। पिछले प्रदेश के अंदर जो सब मैक्सिमम जो प्रतिदिन पॉजिटिव केस आए थे वह 24 अप्रैल को आए थे 38,000, और प्रदेश के अंदर हम लोगों ने यहां पर जब पॉजिटिविटी ज्यादा थी और रिकवरी कम थी तब यहां पे सक्रिय केसेस की संख्या थी 3,10,000, यानी जो एक्टिव केस थे 3,10,000 थे। आज प्रदेश के अंदर जो पॉजिटिव केस आए हैं वह 38,000 से घट करके अब ये 4,800 तक आ गए हैं, और जो प्रदेश के अंदर एक्टिव केस थे 3,10,000 30 अप्रैल को, आज प्रातः 6 बजे तक उनकी जो संख्या है यह घट करके अब 84,000 पे आ गई है। यानी हम लोगों ने पिछले 22 दिनों के अंदर 2,26,000 से अधिक एक्टिव केस को रिकवर करके उन्हें
सकुशल घर भेजा है। प्रदेश की रिकवरी इस समय 93% से अधिक है। प्रदेश के अंदर पॉजिटिविटी अभी 2 के आसपास है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। टेस्टिंग प्रदेश की सर्वाधिक है। 4,67,00,000 से अधिक टेस्ट वर्तमान में प्रदेश यहां पे कर चुका है। लेकिन फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में कुछ अंतर था। फर्स्ट वेव में हमें ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई, लेकिन सेकेंड वेव में जितनी अधिक संक्रमण था उतनी तेजी के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग भी बढ़ी और एक प्रकार से क्राइसिस से देखने को मिली। हम आभारी हैं भारत सरकार के, जिन्होंने हमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस उपलब्ध करवाई, वायुसेना के विमान उपलब्ध करवाए। हम लोगों ने जहां ऑक्सीजन उपलब्ध थी देश में, वहां से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से प्रदेश के अलग अलग जनपदों में उपलब्ध करवाने का कार्य किया। और आज भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार और तमाम हमारी अन्य संस्थाएं मिलकर के हर जनपद को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कार्य कर रही हैं। अकेले इस कमिश्नरी में 15 नए ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। झांसी में 6 ऑक्सीजन प्लांट अकेले झांसी में लग रहे हैं। लेकिन हमने थर्ड वेव की भी तैयारी की है। थर्ड वेव के लिए अभी से हर मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सीएससीज में भी हम इसको फोकस कर रहे हैं। दूर दराज के लोगों को इस ना आना पर बहुत उनको समस्या ना होने पाए, इसके लिए इसको फोकस करते हुए अभी से इस अभियान को हम लोगों ने लिया है। और इसीलिए मैं बुंदेलखंड के प्रवास पे आया हूं। बुंदेलखंड में भी मैंने झांसी, ललितपुर और जालौन की समीक्षा बैठक ली है। टीम ने यहां पर अच्छा करने का प्रयास किया है और उसमें पूरी टीम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। उसके परिणाम भी सामने आए हैं। जो पॉजिटिविटी रेट यहां पर थी उसमें काफी गिरावट आई है। रिकवरी तेजी के साथ यहां पर बढ़ी है। यानी अगर आप देखेंगे कि यहां पे रिकवरी का जो रेट है वह काफी ज्यादा है और उसका परिणाम है कि अब जो एक्टिव केस हैं इस पूरी कमिश्नरी में वे काफी कम हो गए हैं। निगरानी समितियों ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है। डोर टू डोर सर्वे, स्क्रीनिंग, लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराना और आरआरटी की टीम वहां जाकर के 24 घंटे के अंदर टेस्ट कर सके। टेस्टिंग की क्षमता उत्तर प्रदेश ने बढ़ाई है। आज हमारे यहां उत्तर प्रदेश में 3,17,000 टेस्ट हुए हैं, यानी अब तक का रिकॉर्ड टेस्ट है ये। जब कोविड का पहला पेशेंट आया था उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष मार्च 2020 में, तब उत्तर प्रदेश में एक भी टेस्ट नहीं होता था। आज हम एक दिन में 3,17,000 टेस्ट करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। कोविड के बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। हर एक स्तर पर एक नए प्रयास हुए हैं। हमारा प्रयास है, एक एक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, उसको बचाना है और साथ साथ हर व्यक्ति की जीविका को भी बचाना है। हमने इसके लिए कोविड कर्फ्यू लगाया है। कोरोना कर्फ्यू सामान्य जनजीवन प्रभावित हुए बगैर हमारी कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने की जो नीति है उसको हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। और कोरोना कर्फ्यू को इसलिए 31 मई तक सुबह 7 बजे तक हम लोगों ने बढ़ाया है। इसमें हमारी आवश्यक सेवाएं चल रही हैं, उद्योग हमारे चल रहे हैं, परिवहन निगम की बसें उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही हैं, सब्जी मंडी, फल मंडी, गेहूं क्रय केंद्र, कोटे की दुकान, ये सभी हमारे संचालित हो रहे हैं। लेकिन सब में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए व्यवस्था दी गई है। हर एक प्रकार से व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत मई और जून में हर परिवार को 5 किलो खाद्यान्न पर यूनिट देने की व्यवस्था की। और उत्तर प्रदेश सरकार जून, जुलाई, अगस्त में प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का कार्य करेगा।
1 जून से हम लोगों ने यह व्यवस्था भी की है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। अब तक हम लोग प्रदेश में 1,62,00,000 लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। 18 से 44 के बीच के जो युवा हैं, इनको भी वैक्सीन देने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अब तक हम लोगों ने 18 से 44 के बीच की उम्र के 10 लाख से अधिक लोगों को, युवाओं को वैक्सीन दिया है। अभी तक हमारे कमिश्नरी मुख्यालय और कुल 23 जनपद हमारे वर्तमान में 18 से 23 उम्र के लोगों, 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की कार्रवाई के साथ जुड़े थे। 1 जून से 75 जनपदों में हम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मैंने इस संबंध में माननीय जनप्रतिनिधियों से भी उनकी सक्रियता के साथ, जो भूमिका अब तक रही है उसी सक्रियता के साथ वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सफल बनाने, जीरो वेस्टेज तक पहुंचाने, हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और मीडिया के लिए अलग से बूथ बनाने और हर यूथ को इसके लिए प्रेरित करने के लिए स्वयं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है। और गांव-गांव में भी हम लोगों को प्रेरित कर सकें। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हर ग्राम पंचायत में आगे बढ़ सकें, इस दिशा में भी प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम सफलतापूर्वक इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने और उसके अपेक्षित परिणाम लाने में सफल होंगे। आप सबसे भी मेरी अपील है, ये महामारी एक सामान्य फ्लू नहीं है, इस सदी की एक महामारी है। केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी ताकत के साथ एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए पूरी ताकत और पूरा संसाधन लगा रही है। और हमारा प्रयास है कि व्यक्ति के जीवन को भी और उसकी जीविका को भी बचाया जाए। आप सबसे मेरा अपील है कि जन जागरण में आपका बहुत बड़ा योगदान है। एक एक व्यक्ति को जागरूक करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। हर व्यक्ति से हम इस बारे में कहें कि जो चीज पहले वेव से ही जिन बातों के लिए अपील की जा रही है कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग घर के बाहर न निकलें, 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। घर के अंदर रहें, मास्क धारण करें। शेष अन्य लोग अगर आवश्यक नहीं, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं, तो घर के बाहर न निकले। आवश्यक है तो मास्क लगा करके ही पब्लिक प्लेस पे आए। अगर हम ये सभी लोग इन चीजों के बारे में लोगों को जागरूक कर सकें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें, वैक्सीन के साथ सबको जोड़ सकें और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें, तो इस महामारी से सफलतापूर्वक हर गांव, हर कस्बा, हर जनपद, हर राज्य और पूरा देश सफलतापूर्वक निकल करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होगा। और हमें विश्वास है कि हम सभी मिलकर के इस महामारी का सफलतापूर्वक मुकाबला करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी के तुरंत बाद ही बांदा पहुंचे हैं और वहां वो कोविड सेंटर का निरीक्षण के साथ साथ बांदा में भी सभी लोगों का हालचाल ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि जिस प्रकार से 23 जिलों में 18+ लोगों की वैक्सीनेशन हो रही है, उसी प्रकार से अब सभी जिलों में 1 जून से 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये कहा कि अब उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है और हम हर हाल में ये लड़ाई जीतेंगे। आइए सीधे लिए चलते हैं बांदा की प्रेस वार्ता में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करने जा रहे हैं। कितने लोग पॉजिटिव निकले? क्या इसमें जिला प्रशासन को दिया, जिला प्रशासन से वहां किसी जनप्रतिनिधि को भी उस सूची मिली कि नहीं कही? ठीक है, सभी लोग नियमित रूप से गांव में कर रहे हैं। साफ सफाई का काम, सैनिटाइजेशन का काम इसका भी होता है। अच्छा, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, इसको
ठीक है, यहाँ पे क्या ये PSC है? हाँ। में आगे बढ़ रही है और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। देश की सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश अपनी सक्रिय भूमिका के साथ इसमें योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश में, जिस प्रदेश के बारे में दुनिया के विशेषज्ञ तमाम प्रकार की आशंकाएं व्यक्त करते थे कि 25 अप्रैल के बाद यूपी की स्थिति अत्यंत खतरनाक हो जाएगी, कोरोना के 1 लाख से अधिक मामले प्रतिदिन आएंगे, अस्त व्यस्त माहौल हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की टीम ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने, हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने, स्वयंसेवी संगठनों ने पूरी मजबूती के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ इसका सामना किया और आज उसका परिणाम है कि 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में जो एक्टिव केस 3,10,000 थे, आज वो घट करके मात्र 84,000 रह गए हैं। 2,26,000 एक्टिव केस कम हुए हैं पिछले 22 दिनों में। हमारे यहाँ सबसे अधिक पॉजिटिव केस आए थे 24 अप्रैल को, 38,000 से अधिक केस आए थे। आज 4,800 पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं। यानी ये वह अभियान है जो टेस्ट एंड ट्रीट का अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया था, उसका परिणाम भी इसी रूप में हमारे सामने आ रहा है। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में कुछ अंतर था।
फर्स्ट वेव में संक्रमण था, लेकिन सेकेंड वेव में उससे भी कई गुना, लगभग 30 से 50 गुना संक्रमण था। अचानक एकाएक एक बड़ी आबादी उसकी चपेट में आई, ऑक्सीजन की डिमांड हुई, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन युक्त बेड्स की डिमांड हुई, लेकिन आज उसको भी नियंत्रित किया गया। पहली बार आपने देखा होगा ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाए गए, उद्योगों में जाने वाली ऑक्सीजन को भी मेडिकल ऑक्सीजन में बदल करके उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। वायुसेना के विमानों का उपयोग किया गया और इसके बाद हर जनपद में ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 300 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट अलग अलग जनपदों में लगा रहे हैं। अगर चित्रकूट मंडल को ही हम देखेंगे तो यहां पे पहले से कुछ ऑक्सीजन प्लांट संचालित हैं, लेकिन 9 नए ऑक्सीजन प्लांट यहां पर प्रस्तावित किए गए हैं, जिन पर कहीं सिविल वर्क प्रारंभ हो चुका है, कुछ पर कार्य की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। प्रदेश के अंदर रिकवरी बढ़ी है, पॉजिटिविटी लगातार कम हो रही है। आज पॉजिटिविटी 2% के आसपास है। रिकवरी हमारी 93% से अधिक है। टेस्ट की क्षमता बढ़ाई है हम लोगों ने। उत्तर प्रदेश में अब तक 4,67,00,000 से अधिक टेस्ट संपन्न हो चुके हैं। मैंने हर जनपद से कहा कि पॉजिटिविटी रेट को कम करने के लिए समय पे कोविड पॉजिटिव को ट्रेस करना और उसका टेस्ट कराना। निगरानी समितियों को हम लोगों ने गांव-गांव में भेजा। आरआरटी की टीम 24 घंटे के अंदर उनका टेस्ट करती है। मेडिसिन किट हम पहले चरण में निगरानी समिति के माध्यम से वितरित कर रहे हैं। उसका परिणाम था कि जो लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे कि गांव की स्थिति अत्यंत खराब होगी, आज वे गांव पूरी तरह, गांव के लोगों की जागरूकता, निगरानी समितियों की सक्रियता, आरआरटी टीम के द्वारा समय पर टेस्ट करने का परिणाम है, वे अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक अभियान उस अभियान का हिस्सा है जिसमें कोरोना के खिलाफ पूरे देश की लड़ाई को विजयी बनाने की हर व्यक्ति के मन में एक संकल्प दिखाई देता है। और उस संकल्प के साथ ही मैं आज बुंदेलखंड के दौरे पर आया हूं। यहां के जनप्रतिनिधिगण, यहां की प्रशासनिक टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, मेडिकल कॉलेज, हमारे कोरोना वॉरियर्स, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। हमें व्यक्ति के जीवन को भी बचाना है और उसकी जीविका को भी। हमने लॉकडाउन नहीं लगाया, कोरोना कर्फ्यू लगाया। सामान्य गतिविधियां चल रही हैं, खेतीबाड़ी का काम चल रहा है, उद्योग धंधे चल रहे हैं, परिवहन निगम की बसेज हमारी चल रही हैं, सब्जी मंडी का संचालन हो रहा है, आवश्यक और इमरजेंसी सेवाओं को हम निरंतर चला रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के कार्य अगर इससे प्रभावित हुए हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर हर गरीब को मई और जून में 5 किलो खाद्यान्न पर यूनिट दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जून, जुलाई, अगस्त में उत्तर प्रदेश के हर पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारक को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने और जो भी जरूरतमंद हो उसको निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। हर जनपद में कम्युनिटी किचन हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। जरूरतमंद मरीज के परिजन, उनको भोजन मिल सके, कहीं उनको भटकना ना पड़े, इसके लिए ये कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। इसके साथ ही ये भी व्यवस्था की गई है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन कमाते थे और उससे उनकी आजीविका चलती थी, उनको भरण पोषण भत्ता देने की कार्रवाई हम लोगों ने व्यवस्था प्रारंभ कर दी है। उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। हर जिले से सूची मांगी जा रही है। जून प्रथम सप्ताह में
इस कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाएंगे। वैक्सीनेशन एक बड़ा सुरक्षा कवच है। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश को 2 स्वदेशी वैक्सीन दी और एक तीसरी वैक्सीन भी स्पुतनिक देश के अंदर आ चुकी है। यद्यपि जुलाई अगस्त में कई अन्य भारतीय वैक्सीन मार्केट में आने वाली हैं, लेकिन ये 2 वैक्सीन अभी संचालित हैं और इन 2 वैक्सीन को हम प्रदेश के अंदर उपयोग भी कर रहे हैं। हमने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को पहले चरण में 9 जनपदों में जो सबसे ज्यादा जहां एक्टिव केस थे उनको लिया। फिर हम लोगों ने अपने सभी 18 नगर निगम जिन जनपदों में थे उनको लिया। फिर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी मुख्यालय को इसके साथ जोड़ा और अब हम लोग 1 जून से प्रदेश के हर जनपद में जैसे 45 आयु वर्ग से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे 18 से लेके 44 आयु वर्ग के भी प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन देने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने भी व्यवस्था की है कि वहां पर प्रॉपर व्यवस्था हो, वेटिंग एरिया हो, ऑब्जर्वेशन का एरिया हो, जनप्रतिनिधिगण उसमें सक्रिय सहभागिता के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। और ये भी व्यवस्था की जा रही है कि हर एक जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और मीडिया के लिए अलग से काउंटर लगे, एक सेंटर उनके लिए बना दिए जाएं, जहां पर वे और उनके परिवारजन वैक्सीन लेकर के एक सुरक्षा कवच उनको प्राप्त हो सके। ये व्यवस्था भी 1 जून से पूरे प्रदेश के अंदर प्रारंभ करने की तैयारी चल रही है। कोरोना के खिलाफ ये देश की लड़ाई, चित्रकूट मंडल बहुत अच्छे ढंग से इस अभियान को लेकर के आगे बढ़ा है। उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आए हैं। मेडिकल कॉलेज की भूमिका रही हो, हर जिले के अंदर स्वास्थ्य की टीम का, प्रशासनिक टीम का, पुलिस की टीम का या फिर जनप्रतिनिधियों की भूमिका, सभी ने पूरी जवाबदेही के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। मेरी आप सबसे भी अपील है, वैक्सीन लेने के लिए और कोरोना टेस्ट करने से कोई भागे ना। हर व्यक्ति, हमारी टीमें गांव-गांव जा रही हैं, स्क्रीनिंग कर रही है, वे टेस्ट कराने में अपना योगदान दें। हम उनको मेडिसिन किट भी उपलब्ध करवा रहे हैं, उपचार भी फ्री है, सारी सुविधा सरकार फ्री में उपलब्ध करा रही है, इसलिए भागने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा, वैक्सीन के लिए गांव-गांव में भी हम कॉमन सर्विस सेंटर को इसका केंद्र बिंदु बनाना चाहते हैं। हर जागरूक व्यक्ति हर एक व्यक्ति को जागरूक करे। दूसरा, कोरोना संक्रमण को ब्रेक करने में हमने काफी हद तक सफलता प्राप्त की, लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं, 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से छोटी उम्र के लोग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, एक या एक से अधिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति, वह इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में उनको घर के बाहर नहीं जाना है, घर में भी मास्क धारण करना है। शेष अन्य लोगों को घर के बाहर अगर आवश्यक हो निकलना तो ही वे निकलें, अन्यथा अनावश्यक बाहर ना निकलें। लेकिन बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने। अगर हम इसका व्यापक प्रचार प्रसार करते हैं, हर व्यक्ति इसका पालन करता है, कोरोना की चेन को हम ब्रेक करने में सफल होंगे। और हमारा विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई हर एक नागरिक के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में अवश्य कोरोना को हम परास्त करेंगे और ये देश विजयी होगा। सामान्य जनजीवन फिर से पटरी पर आ रहा है, इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके हम अर्थव्यवस्था को एक संबल भी दे पाएंगे। धन्यवाद जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने काम में लगे हुए हैं और वो निरीक्षण कर रहे हैं। उनकी इस कर्मठता को देख करके हम सबको भी उनके साथ एकजुट होकर के कोरोना की लड़ाई में साथ देना है। इसीलिए हम सबको 2 गज की दूरी बना के रखनी है, डबल मास्क लगाना है,
कोरोना का किसी प्रकार का भी लक्षण आने पर अपना RT-PCR टेस्ट जरूर कराएं और डॉक्टर के संपर्क में रहें और अपना इलाज तुरंत कराएं। जानकारी ही बचाव है और सही सलाह से हम दूसरों की और अपनी जिंदगियां बचा सकते हैं। खबरों के लिए बने रहें। मैं अविनाश राजवंश। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। दोस्तों, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आह्वान, एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन। कोरोना वायरस, इस महामारी ने पूरे संसार को अपने घेरे में ले लिया है। हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लाखों लोग संक्रमित हैं। ये लोग कब ठीक होकर अपने घर पहुंचेंगे कुछ पता नहीं। स्थिति बहुत ही खराब है। पूरा संसार मृत्यु के दौर पर खड़ा है। 130 करोड़ आबादी वाला हमारा देश भी इस महामारी की चपेट में है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम सब मिलकर इस महामारी पर जीत हासिल कर सकें। व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जितनी संभव है उससे कहीं ज्यादा, ताकि हम इस महामारी को समाप्त कर पाएं। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि घर रहिए और सुरक्षित रहिए। डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी और लाखों लोग करोड़ों का जीवन बचाने का अथाह प्रयास कर रहे हैं। उनका सहयोग करिए, उनका साहस बढ़ाइए, उन पे पत्थर मत फेंकिए, ना ही उनके साथ अभद्र व्यवहार कीजिए, क्योंकि अगर वो नाराज हो गए और उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो हम सब सिर्फ लाशों में तब्दील हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। आपको हमें शमशान पहुंचाने वाले भी नहीं मिलेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली की तो हालत सबको पता ही है। तो प्लीज प्लीज भारत को अमेरिका और ब्रिटेन बनने न दीजिए। माना कि आप हमसे नाराजगी है और हमें आपसे लड़ लेंगे ना, लड़ लेंगे एक बार ये महामारी खत्म होने के बाद। खरी खोटी सुनाएंगे एक दूसरे को खूब जम के। अरे अभी तो अपना जीवन बचा लो, वरना ये घर, गाड़ी, पैसा, बच्चों के लिए जो नए कपड़े लिए थे उनके जन्मदिन के लिए, सब यहीं रह जाएगा। अभी भी वक्त है प्यारे, संभल जाओ, बचा लो मेरी और अपनी जिंदगी। जान है तो जहान है। त्योहार आ रहे हैं, मिलना नहीं है, मिलना है ना। प्रतीक्षा रहेगी तुम्हारी। एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आह्वान, एक संदेश, एक निवेदन। तो दोस्तों, साथ दीजिए हमारा। हमें इस महामारी पर जीत हासिल करना है। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम कटारे, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई। आज देश का हर नौजवान कलाकार बनना चाहता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन, सही दिशा मिलना बहुत बहुत आवश्यक है। कॉम्पैग्नो न्यूज और यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई आपके लिए ला रहे हैं रंग कार्यशाला, यानी थिएटर वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आप अपने अंदर के कलाकार को पहचानेंगे, अभिनय की बारीकियों से रूबरू होंगे, अपने अंदर की अच्छाइयां, बुराइयों से आपका परिचय कराया जाएगा ताकि आप उन पर काम कर सकें। ये वर्कशॉप ऑफलाइन, ऑनलाइन हो रहे हैं। आप इस ईमेल पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं, hr@cssplindia.com, या व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी डिटेल भेज सकते हैं। नंबर है 9198901347। आइए इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस वर्कशॉप के बाद आप अपना
जीने का नजरिया बदल देंगे। आप अपने अंदर एक बहुत बदलाव महसूस करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद। जिस तरह से हमारे देश में परिस्थितियां क्या पूरे विश्व में चल रही है, उसे देखकर हर इंसान कहीं न कहीं परेशान है। हर इंसान कहीं न कहीं डिप्रेशन का भी शिकार हो रहा है, क्योंकि हर किसी ने किसी न किसी को खोया जरूर है। हमारे बहुत से कोरोना वॉरियर भी अपनी जिंदगी छोड़ गए हैं। आज हमें उन्हें भी एक सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। हमने भी अपने परिवार से किसी न किसी को खोया है। जो बचे हुए हैं उनके लिए हमें लड़ाई लड़नी है और उन्हें बचा लेना ही हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। हम सबको एकजुट रहना है, एक दूसरे की मदद करना है और हर हाल में कोरोना को हराना है। हम मेरी कलम से का 10वां एपिसोड बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। उसका नाम है खट्टे मीठे पल। ऐसे पल जो हम उन लोगों के साथ भी व्यतीत करते थे जो आज हमारे बीच नहीं है, और वो लोग भी जो आज हमारे साथ हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं। हमें अपना और अपने परिवार का वो सारे पलों को याद रखना है, संजोए रखना है और अपनी लड़ाई लड़ते रहना है। अभी कुछ ही देर में मैं आपके लिए उसका एक ट्रेलर लेके आया हूं। आप भी देखिए और अपने परिवार के लिए एक नई उत्साह, नई उमंग और नया साहस लाने का प्रयास करें। सुनिए ना। सुन रहा हूं ना। आपको मेरा कितना ख्याल है। आज इस मौके पे जाके ना मुझे एहसास हुआ कि आप मुझे कितना चाहते हैं। अब ये दुआ मत करना ऐसे मौके बार बार आए। मगर आप इतने परेशान क्यों हैं? ये तो खुशी का मौका है ना। मैं समझ नहीं आ रहा मैं हंसूं के रोऊं कसम। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम ना एक नई जिंदगी को जन्म देने जा रहे हैं। छोटी सी जान जब आपको तोतली आवाज में दादी दादी करके पुकारेगी तो उसके साथ हम फिर से बच्चे नहीं बन जाएंगे? इस उम्र में ये बचपना ठीक लगेगा क्या पागल? आप हमेशा से बेटा चाहते थे ना, हो सकता है इस बार लड़का ही हो। हमारी वर्षों की तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये सब सोचकर कितना अच्छा लगता है। इस वक्त मैं ये सोच रहा था कि जब वो कॉलेज से निकलेगा तो मेरी उम्र 70 की होगी। दफन निकला, फेल होता रहा तो 5 साल और जोड़ लो। मैं तो तब तक सीताराम केसरी जैसा दिख रहा हूं। हमारा बेटा डफ्फर क्यों होगा? वो तो आपकी तरह होगा ना, बुद्धिमान, होशियार और शक्ल सूरत से भी ठीक ठाक ही होगा। और हो सकता है उसके घुंघराले बालों जैसे आपके कभी हुआ करते थे। हुआ ही करते थे। सच कहिए, आपने कभी सोचा था ऐसे होगा? आज के जमाने में इस उम्र में ये बातें भला कोई सोच सकता है? अब आपको एक और बात बताओ, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? जुड़वा नहीं क्या? ये अभी से कौन कह सकता है? मैं ना तो कुछ और ही कहने जा रही थी। जैसे डॉक्टर भैया की क्लिनिक से मैं बाहर निकली ना, मुझे ऐसे लगा जैसे जवानी के दिन वापस आ गए। एक अरसे के बाद मैंने ब्यूटी पार्लर में कदम रखा। खुश खबर सुनाने के लिए मैं इतनी बेचैन थी कि मैंने सबको बता दिया। हेयर ड्रेसर एक गोरी सी लड़की थी, बहुत ही फनी बातें करती थी। वो पता उसने क्या कहा? क्या? देखिए, अगर आप बुरा मानने वाले तो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, उसने मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं, खास आपके बारे में नहीं, यूं ही बस मजाक में। क्या कहा? देखिए कुछ देर के लिए कीजिए कि आप एक ब्यूटी पार्लर में बैठे, आपके आसपास खूबसूरत खिलखिलाती औरतें बैठी हुई, जिनमें से एक आपके बाल सवारी। इमेजिन कीजिए ना। राधा, कभी मैं ब्यूटी पार्लर गया हूँ तो इमेजिन कैसे करूँ? मैं भी तो कितने बरसों के बाद गई हूँ। आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? मैं तब से देख रहा हूँ तुम अनशन बातें किए जा रही हो। उस लड़की ने मेरे बारे में कुछ कहा? उस लड़की ने ना हल्की सी सीटी मारी, गर्दन टेढ़ी की और कहा, बड़े मियाँ काफी शौकीन मालूम होते हैं, अभी भी काफी दमखम बाकी है। सारी औरतें हंस पड़ी, लेकिन सच पूछे तो वो आप पर नहीं हंस रही थी। सच पूछे तो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया उसने आपको। मजाक की बात थी, लेकिन मुझे आप पर बहुत गर्व हुआ। सच आपको हंसी नहीं आ रही? हंस रहा हूँ मैं, मनी मनी। ये हंस रहे कि रो रहे? पता है मैं वापसी में क्या सोच रही थी? हमारा जो स्पेयर बेडरूम है ना, उसे हम बच्चे की नर्सरी में कन्वर्ट कर देते। उसमें हम झूला डालेंगे, कमरों को ढेर सारे खिलौने से भर देंगे, कमरे की सारी दीवारों को ना गुलाबी रंग देंगे, जो देखेगा बस कितना अच्छा होगा ना। बहुत ही अच्छा होगा यार, बहुत ज्यादा ही। लेकिन इसमें खर्च काफी होगा। अरे खर्चे की तुम लोग क्यों चिंता करते हो बच्चे?
खर्चे के लिए भगवान ने एक मर्द बनाया, सारा झक मार के करेगा खर्चा। रियली? फिर कल मुझे थोड़े रुपए ला के दीजिए ना शॉपिंग के लिए। थोड़े यानी कितने? कुछ 40-50। ये थोड़े मॉम्स, गौरी ने किचन में चूल्हा जलाया तो उसे हल्दी पाउडर नहीं मिल रहा है। मार से खींच के मारे और मार। कहाँ रखा है? अरे वही तो है, लेकिन वहाँ कहाँ? अरे बाबा किचन में। अरे लेकिन किचन में कहाँ? वो मसाले के डिब्बे के पास। मसाले के डिब्बे के पास। मसाले के डिब्बे, खाना तैयार हुआ कि नहीं? अभी तक शुरू कहा हुआ है। देखिए आज के लिए ना मैं ही चली जाती हूँ किचन में। जल्दी आइए। बिल्कुल नहीं, तुम्हें डॉक्टर पांडे ने आराम करने के लिए तुम वही करोगे। चलो यहाँ। वो तड़का, चलो वो फ्राई, चलो हल्का सा, चलो हाथ उसका। न कम बखत लड़का लगना लड़की। अब यहाँ क्या खड़ी है बबली जाना? बबली मॉम, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं बोलती हूँ बबली। आप भी? बबलू। क्या हुआ? क्या हुआ? भूख के मारे पैर नहीं उठ रहे हैं। मेरी बात मानिए ना, आज के लिए मैं ही चली बिल्कुल नहीं, इन लोगों को काम करने की आदत पड़नी चाहिए और आज के बाद रुपए पैसे काम काज की चिंता नहीं करना। इसके लिए रियली? व्हाट टू से? अरे आप ऊपर जा रहे हैं? मेरे ख्याल से सीढ़ियां ऊपर ही जाती हैं। मैं चलूं आपके साथ? आओ ना।